औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो एक बड़ा ही क्रूशियल और अहम टॉपिक है हमारा लेयर। विलियम डेविस ने ये नज़म लिखी थी। लेयर कहते हैं फुर्सत को, फुर्सत के लम्हात। विलियम डेविस इस नज़म के अंदर जदीद आदमी जो इस दौर में, आपको पता है, इतना मुश्किल और टफ टाइम गुजार रहा है, उसके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं, थोड़ा सा भी वक्त नहीं कि वो इंजॉय कर सके, कुछ अपनी ज़िंदगी को अपने लिए जी सके। सुबह से लेके शाम तक ज़िंदगी जो है, वालेकुम सलाम, ज़िंदगी जो है एक मशीन बनी हुई है। मशीन की तरह ही हम काम करते हैं, सुबह दोपहर शाम। वी स्टार्ट आवर वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट। सुबह से हम शुरू करते हैं और ये काम हम रात गए तक जो है वो करते रहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन ये विलियम डेविस जो है हमें इस चीज़ की तलकीन कर रहा है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ टाइम निकालना चाहिए। और तो विलियम डेविस हमें ये समझाने की कोशिश करता है तो विलियम डेविस जो है ये चाहता है कि, क्योंकि इसकी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि हमें फारिग वक़्त निकालना चाहिए, और ख़ासकर दुनिया के अंदर हम अपने कामों में, परेशानियों में इतने घिरे हुए हैं कि हम कुछ देर के लिए मुस्कुरा नहीं सकते, हंस नहीं सकते। हम अपने कामों में इतने मसरूफ़ हैं। ये हमारी, इट इज़ अ सॉरफुल सिचुएशन। मॉडर्न मैन इज पासिंग हिज लाइफ अंडर द टेंशन एंड मटेरियल परस्यूट्स। जदीद आदमी परेशानियों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ही हैज़ नो स्पेयर टाइम टू एंजॉय द नेचर। उसके पास एंजॉय करने के लिए, फितरत को एंजॉय करने के लिए वक्त नहीं है। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी, उसकी सेहत ख़राब रहती है। कहते हैं हंसना ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब दिमाग में परेशानियां हैं, दिल में परेशानियां हैं, तो कहाँ से हंसा जाए। अब ये कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट तो है नहीं जिसके घर से उसके बाप के मरने की खबर आएगी और कॉमेडियन है वो, और वो स्टेज के ऊपर फिर भी आपको हंसाता रहेगा। इतने तो बेबर्दाश्त वाले हैं नहीं, या इतना अच्छा कॉमेडियन तो हम बन नहीं सकते कि हमें बहुत सारी परेशानियां भी हों, दुख भी हो, तकलीफ़ भी हो, लेकिन फिर भी हम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नो, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं होता। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को इतनी सहल बनाएं, आसान बनाएं। यू नो कि इस दुनिया के अंदर ज़्यादातर जो हम परेशानियां हैं, ज़्यादातर जो हमारी टेंशनें हैं, वो हम खुद पैदा करते हैं। कैसे पैदा करते हैं? हम अपनी ख्वाहिशात को अगर महदूद रखें तो महदूद ख्वाहिशात के अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर बात तो है ना रोटी रोज़ी की, कि जी बस खाने पीने की बात हो, तो वो तो हम एक हफ़्ता काम करें, पूरा महीना बैठ के खा सकते हैं। लेकिन हम रोटी रोज़ी के लिए तो कमाते ही नहीं है। उसकी वजह
एज ए मुस्लिम हम यही बात करते हैं कि रिज़्क़ अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है, रिज़्क़ के लिए हमें भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रिज़्क़ कैसे? रिज़्क़ दो तरह का होता है। एक वो होता है जिसके पीछे आप भागते हैं, आप तौबा करते हैं, घर से निकलते हैं, और एक वो होता है जो रिज़्क़ आपके पीछे भागता है, मौत की तरह आपको तलाश करता है, और जब तक आप मिल ना जाएं वो रिज़्क़ पीछे नहीं हटता, वो आप तक पहुंच के रहता है। अब कई ऐसी मिसालें, तो मैं ऐसी चीज़ों को बड़ा अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व करता हूँ। एक दफ़ा अचानक अकेडमी में बैठे हुए थे, अचानक कोई हमारा माइंड नहीं था कहीं निकलने का, ये शहर तक जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा। अचानक से एक दोस्त आया, उसने कहा कि सर इस तरह ना लाहौर जाना है और फौरी जाना है। बहुत देर पहले की बात है। मैंने कहा ठीक है चलते। अब देखिए मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है जाने का, लेकिन वो आया, उसने कहा जाना है, गाड़ी उसके पास थी, चले गए। रास्ते में हम खाना खाने लगे ना, तो मुझे ना एक बड़ी अजीब सी याद आई। मैंने कहा देख लें, अब खाने का बिल 500, 700, 1000 तो बना ही। वो अब जब पे करने लगे तो तब जाके ना मेरे माइंड में बात आई कि देखिए मैं कहाँ बैठा हुआ था, कोई ख्वाब ख्याल में नहीं था कि मैंने इधर आना है, जाना है, कुछ करना है, क्योंकि ये रिज़्क़ इस बंदे का हमारी जेब में था, और ये रिज़्क़ सिर्फ देने के लिए हमें 5-6 हज़ार और भी लगाने पड़े गाड़ी करने के लिए। गाड़ी हायर की, वो रिज़्क़ उस तक पहुंचाया। इसी तरह जहाँ जहाँ हम खाते पीते गए, मैं इस ऑब्जर्वेशन को ऑब्ज़र्व करता रहा। मैंने कहा कि इंसान का रिज़्क़ जो है उसे मिलता है। अब एक देखें, एक आदमी ढाबा लगा के बैठा हुआ है हैदराबाद के अंदर। अब हैदराबाद के अंदर क्या वो सोच सकता है, कैन ही इमेजिन कि तांदलेवाला से एक बंदा आएगा, वो उसे 100 रुपये की चीज़ खरीदेगा या 200 की खरीदेगा या 500 की खरीदेगा? ही कांट इमेजिन। उसको पता ही नहीं है कि तांदलेवाला शहर भी कोई है या नहीं है। चलो बाकी तो बाकी रहा, तांदलेवाला का भी नहीं पता कि तांदलेवाला कोई शहर है, कोई सिटी है, कोई कस्बा है, कोई टाउन है, नहीं है, उसको बिल्कुल नहीं पता। लेकिन यहाँ से अगर उस बंदे का रिज़्क़ लिखा है तो ज़रूर आप में से, मुझे या मैं या मेरे जानने वालों में से या शहर में से वो बंदा हैदराबाद में जाकर उस दुकान से कुछ खरीदेगा, क्योंकि उसका रिज़्क़ वहाँ लिखा हुआ। तो इसलिए रिज़्क़ की तो टेंशन नहीं। जैसे वो गालिब के घर में कई दिन से फाके चल रहे थे, तो एक दिन गालिब को ना वो एक मुशायरा मिल गया। अच्छा, अब मुशायरा मिला और मुशायरा पढ़ा, कुछ टके भी आ गए, पैसे भी आ गए। घर में फाके चल रहे थे, खाने को मिलता था लेकिन थोड़ा बहुत। उस दिन चाहिए था उसे कि वो आटा लेके जाता या घर का सौदा सरफ लेके ज़रा वाफर मिकदार में जाता, अच्छा खाते, दिन अच्छे गुजर जाते। तो गालिब को अच्छे पैसे मिले। अब गालिब जो था उसने क्या किया, एक शराब की बोतल खरीद ली। गालिब खुद लिखता है दीवाने गालिब के अंदर कि ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब। हम तुझे वली समझते अगर बादा खार ना होता, कि अगर तू शराब ना पीता होता तो वली था। अब कुछ लोग दकियानुसी ख्यालात रखने वाले या पुराने ख्यालात रखने वाले या अजीब से, तो अल्लामा साहब के बारे में ऐसी बात करते हैं तो सोच लें, ये दिमाग में कीप इन योर माइंड कि अल्लामा इकबाल ऐसा कुछ नहीं करता था। ये कोई शराब शरूब का चक्कर है ना, वो एक वली था, वली कामिल था। उसके बारे में आप अगर कोई आपसे कहता भी है तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ना सारी ज़िंदगी इसकी तबलीग उन्होंने की है, ना हाथ लगाया, ना देखा है। तो इसलिए तो वो लेके आ गए शराब। अब उनकी बेगम साहिबा ज़रा भड़क उठी कि घर में खाना दाना कम है, तुम्हें चाहिए था कि वो लेके आते, आटा वगैरह लेके आते या कुछ। अब गालिब का आप ना
वो अकीदा देखिए ज़रा, पुख्ता अकीदा। कहने लगा मुशायरे से पैसे मिले थे, आटा भी ख़रीद लेता, दाल भी ख़रीद लेता और वाफिर मिक़दार में चीज़ें ख़रीद लेता, लेकिन रोटी रोज़ी का तो वादा अल्लाह की ज़ात ने किया है। हाँ, शराब का नहीं किया हुआ वो मैं ले आया। तो ये देखिए उसका तख़य्युल क्या है। हालांकि हम एज ए मुस्लिम हम शराब को गलत समझते हैं, है ही गलत, समझते हैं क्या है ही गलत। तो लेकिन वो कह रहा है कि उसका अकीदा देखिए कि रोटी रोज़ी के लिए क्या है, अल्लाह पाक ने वादा किया। कोई दुनिया के अंदर नीचे वाला चला, दुनिया के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी मुझे दिखा दें आप झोंपड़ी से लेके महल तक, फ्रॉम कॉटेज टू मैंशन, महल तक आप दिखा दें मुझे कोई बंदा भूखा सोया, कोई बच्चा भूखा सोया, ऐसा कभी नहीं। एक दिन गालबन मुझे सही तरह से तो याद नहीं, लेकिन मेरे माइंड में बात आ रही है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, कि एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक जो थे ना, यानी उनकी हुकूमत के अंदर देखो लोगों के अकीदे क्या थे। कि एक दफ़ा जब रात सुनसान थी, एक औरत चल रही थी, तो आप करीब गए और आपने ना पूछा कि मैं एक मर्द हूँ और सुनसान इलाका है, क्या तुम्हें डर नहीं लगा मुझे देख के? तो उसका जवाब सुन के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा उस औरत का। उस औरत ने कहा कि लगता है कि फिर उमर की हुकूमत ख़त्म हो गई। अगर तो ये बात कर रहा है ना, तो फिर लगता है उमर की हुकूमत ख़त्म हो गई। तो हज़रत उमर फ़ारूक दरवाजे के सामने से गुजर रहे थे। जब हुक्मरान, लीडर क्या है, लीडर पहले स्टेप इन खुद होता है, आगे बढ़ता है, फिर दूसरों को आने की इजाज़त देता है कि फिर आओ। अब आज हमारे लीडरान, ठीक है जदीद दौर है, हालात ख़राब है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक 22 लाख मुरब्बा मील फतह किया उसके मालिक थे। पाकिस्तान का 7,96,096 मुरब्बा मील है, लेकिन उन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि मेरे बाद अगर कोई नबी आता ना तो फिर उमर। तो उमर को आपने मांगा है, या नबी मांग रहा है कि या अल्लाह मुझे ये दे दे, हैं? क्या शान है यार। तो अब उमर की सुनिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने की सुनिए कि एक दफ़ा वो इनका बेटा भी खेल रहा था और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो खेल रहे थे। तो उन्होंने वालेकुम अस्सलाम। तो विलियम डेविस जो है ये इंसान को एक जी, तो विलियम डेविस कहता है कि इंसानों से तो बेहतर है जानवर। He is preferring the animals. Why? Because they have lot of time to stand under the shady trees. दरख्तों के नीचे आप खूंटी के साथ उन्हें बांध देते हैं, गर्मियों में आपको पता है कई घंटों तक वो खड़े रहते हैं। बट लैक ऑफ टाइम, ह्यूमन बीइंग कैन नॉट स्टैंड अंडर द शेडी ट्रीज एंड एंजॉय द नेचर। वो कभी भी नेचर को एंजॉय नहीं कर सकते। प्रेफर कर। फिर पता क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि अगर हम कहीं रास्ते में कोई अच्छा व्यू हमें मिल जाता है, अच्छा नज़ारा मिल जाता है, हमारा दिल चाहता है हम उसे देखें, लेकिन हम क्या करते हैं
कि हम उस नज़ारे को देखने की बजाय सिर्फ दिमाग में एक बात होती है कि यार हम इस काम के लिए जा रहे हैं, ये काम लेट हो जाएगा। टाइम टाइम टाइम, वक़्त, वक़्त पे पहुंचना, वक़्त पे जाना, वक़्त पे जाना, लेट हो जाए। हम खूबसूरत से खूबसूरत नज़ारे छोड़ के आगे चले जाते। फिर वो कहते हैं कि जब हम जंगल से गुजरते हैं ना, अब जंगल के अंदर फितरत ही फितरत है, नेचर ही नेचर है। कोयल है, परिंदे हैं खूबसूरत तरीन, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बोलियों वाले हैं। फिर छोटे जानवर जैसे कि गिलहरियां, स्कल्स। अब स्कल्स जो है दे हाइड देयर नट्स इन ग्रास, घास में वो अपने अखरोट छुपाती हैं। लेकिन वी हैव नो टाइम टू सी देम, हमारे पास उनको देखने के लिए टाइम नहीं है। ना प्यारा नज़ारा, बैठे हैं देखें, टाइम लगता है। उसके बाद जंगल में सिर्फ यही नहीं, बड़े खूबसूरत दरख्त होते हैं, बड़े खूबसूरत तरीन बने होते हैं, उनकी शाखें देखी जाती हैं, घास होता है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। बट वी हैव नो टाइम, लैक ऑफ टाइम। मॉडर्न मैन इज पासिंग हिज लाइफ लाइक अ मशीन, अपनी ज़िंदगी को मशीन की तरह वो गुजार। फिर वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक़्त नहीं है टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, दिन की फैली हुई रोशनी में हम देखें। When we pass the stream, जब हम नदी के पास से गुजरते हैं ना, लाइट ऑफ सन फेल इन द वाटर, जो सूरज की रोशनी है वो किस में आती है? पानी के अंदर। एंड यू ऑब्जर्व द ट्विंकल स्टार्स, चमकते हुए सितारे लगते हैं आपको। इट सीम्स, लगता है ऐसे जैसे दीज आर स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट, ये तो वो सितारे हैं भैया जो कि ऊपर आसमान को रात को नजर आते हैं, लेकिन ये नदी में नजर आ रहे हैं। बट वी कांट सी इट, हम नहीं इसे देख सकते। वाई? बिकॉज लैक ऑफ टाइम, वक़्त की कमी की वजह से। वी आर सो बिजी इन वर्क, हम काम में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। विलियम डेविस कहता है कि दिन की फैली हुई रोशनी में सिर्फ वक़्त ना होने की वजह से हम वो नज़ारे नहीं देख पाते जो देखने चाहिए। फिर कहता है कि हमारे पास जहां वो एक तजसीम इस्तेमाल करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें मुजर्रद, जैसे खुशी, गमी, अब देख नहीं पाते, इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। वालेकुम सलाम। जैसे खूबसूरती, और इसके अंदर भी वो खूबसूरती की एक बड़ी ज़बरदस्त बात करता है। वो कहता है कि ब्यूटी को उसने तकसीम किया है। ब्यूटी मीन पर्सोनिफिकेशन मीन प्रेजेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ लिविंग बीइंग, या आप ये कह सकते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ लिविंग थिंग्स, कि बेजान चीज को आप जानदार में तसव्वुर करेंगे, वो आपका पर्सोनिफिकेशन होगी, और यहां वो पर्सोनिफाइड ब्यूटी को करेगा, खूबसूरती को करेगा। वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है टू सी द ब्यूटीज डांस। अब ब्यूटी तजसीम है, किसके लिए तजसीम है? लड़की के लिए। वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है टू सी द ब्यूटीज ग्लांस, खूबसूरती की झलक को देखें। और फिर क्या कहता है? एंड वॉच हर फीट, और उसके पाँव देखें। पाँव तो बेजिंदा चीज के होते हैं ना, तजसीम कर गया ना उस ब्यूटी को, खूबसूरती को ऐसे लड़की कर गया। वॉच हर फीट, उसके पाँव देखें, हाउ दे कैन डांस, कैसे वो नाच सकते। बट वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक्त नहीं। नो टाइम टू वेट, इंतजार करने का वक्त नहीं हमारे पास। हर माउथ कैन एनरिच, उसका मुंह भर सकता है,
दैट स्माइल, उसकी मुस्कुराहट से, अराइज बिगिन, जो उसकी आंखों से शुरू होती। हमारे पास तो इतना वक्त नहीं। अगर भाई किसी को मुस्कुराते हुए देखना है हमने, तो हमारे पास ये टाइम है ही नहीं कि हम इतना वेट करें, क्योंकि उसकी आंखों से उसने देखा, वो बात उसके दिल में उतरी। जब बात दिल में आई, फिर खुशी का एहसास होगा ना, फिर खुशी का एहसास होगा, फिर खुशी से वो हंसेगा, मुस्कुराएगा। बट वी हैव नो टाइम टू सी देम, हमारे पास उनको देखने का वक्त नहीं। फिर कहते हैं कि एवरी पर्सन इज पासिंग इज लाइफ, हर बंदा अपनी जिंदगी गुजार रहा है, हर बंदा अपनी जिंदगी गुजार रहा है। बट वो नज़ीर अकबर वादी का शेर भी था कि जो टुकड़े खा रहा है सो है वो भी आदमी, जो दावतें उड़ा रहा है सो है वो भी आदमी। तो जिंदगी तो भाई सभी की है, सब अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन गरीब जिंदगी है वो जिसमें आपके पास टाइम नहीं है, अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं है, अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है। आप अंदाज़ा लगा के देखें, आप कम अज़ कम इमेजिन करें, पिछले 1 महीने का इमेजिन कर रहे हैं, 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर आप देखें, आपने अपनी ज़ात के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए क्या टाइम निकाला? तो आपने नहीं निकाला। आप पूरा एक जायचा बनाएं और जायचा बना के उसको चेक करें कि कहीं भी किसी जगह पे भी क्या अपने लिए टाइम निकाला। हमारे पास तो क्रिएटर के लिए टाइम नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए टाइम हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम अपने लिए टाइम कहाँ से निकालेंगे? दुनिया में, इस वर्ल्डली दुनिया में हम इतने बिजी हो गए कि हमारे पास उस ज़ात के लिए टाइम नहीं निकल रहा जिस ज़ात ने हमें पैदा किया है, जिस ज़ात ने हमें ये तमाम नेमतें दी हैं, जिस ज़ात ने हमारी सांसों को चलाया हुआ है, जिस ज़ात ने हमें खाना दिया है, जिस ज़ात ने हमें संभाला हुआ है, जिस ज़ात ने इस दुनिया के अंदर हमें अपने जो है इतनी जाओ हशमत और इज़्ज़त दी हुई है। हम तो उससे भी बागी हो गए, हम तो उससे भी दूर हो गए। लेकिन क्यों? ये लैमेंट है, ये अफसोस है, ये लैमेंट्स, अफसोस करता है दैट वी हैव नो टाइम, कि हमारे पास वक्त नहीं। तो एंजॉय द नेचर, फितरत को एंजॉय करें। और यहाँ तक कि देखें, 1 साल गुजर जाता है, 1 साल के बाद चले हम, एक फेस्टिवल आता है मुसलमानों के लिए, 1 साल के बाद ईद का त्यौहार आया और हम ईद वाले दिन भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी हमें यही फिक्र लगी रहती है कि ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए। वो मेरे ख्याल एक शेर भी था कि ख्वाहिशें इतनी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, निकले मेरे बहुत अरमान मगर फिर भी बहुत कम निकले। ये ख्वाहिशात तो ख़त्म ही नहीं होती, ये सेल्फ डिज़ायर्ड है हमारी, हमने खुद ख्वाहिशात बनाई हुई हैं, ख्वाहिशात को सर पे चढ़ाया हुआ है। अगर हम अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर दें, अपनी ख्वाहिशात को कम कर दें। इंग्लिश लोगों को हमने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, उनकी खासियत मुझे अच्छी लगती है। वो कौन सी खासियत है? पूरा साल स्टूडेंट्स थे, पूरा साल। हमारे यहाँ ये बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ तो चट मंगनी पट ब्याह वाली बात है। हमने कहा टूर प्लान करना है, हो गया जी टूर प्लान, दूसरे दिन पैसे भी क्लियर हो गए, चट मंगनी पट ब्याह। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, उन्होंने साल का एक टूर मस्त रखना होता है सेहत अफजा मुकाम की तरफ। जैसे हमारे यहाँ मरी है, इस्लामाबाद है, उन्होंने साल का एक टूर बनाना है और वो टूर उसके लिए पूरा साल पैसे इकट्ठे करने, जेब खर्च से इकट्ठे करने। ईद पे मिल गए तब, सॉरी ये उनका जो क्रिसमस है उस पे मिल गए तब इकट्ठे कर लिए। यानी उनका मौका पूरे साल में एक होता है, और वो कौन सा होता है कि हमने 1 साल के बाद टूर पे जाना है और ये सारे पैसे हमने वहाँ लगा, फिर 1 साल अपने आप को फ्रेश वो रखते हैं। 1 साल के बाद जो है वो फिर दोबारा इस टूर के लिए काबिल होते हैं कि वो जाते हैं। लेकिन हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते, बस हमारा काम होता है जी सुबह दोपहर शाम। और मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने जब से आँख खोली है, अब 20 साल के, 18 साल के, 22 साल के, 25 साल के हो गए, और मेरा ख्याल है कि 25 साल में वो उसी गांव की, उसी शहर की इमारतें उन्हें आती हैं नज़र, उसी शहर की गलियाँ याद हैं, इसके अलावा कभी किसी शहर में वो गए ही नहीं। बाहर जाने का एक फ़ायदा है, यानी कि अगर आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं उसका एक फ़ायदा है।
आउट ऑफ कंट्री जाते हैं फिर भी फ़ायदा, विज़िट के लिए जाएं, काम के लिए ना जाएं, विज़िट के लिए जाएं, क्या फ़ायदा। अगर आप यहाँ से मरी जाते, वहाँ के लोगों के रहन सहन का पता चलेगा आपको, उनके इखलाक का पता चलेगा, उनके कारोबार का पता चलेगा, उनके रहन सहन में आप बहुत कुछ गेन करेंगे, गेट करेंगे। उनके बारे में एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार कर सकते हैं आप अपनी राय कायम कर सकते हैं, फितरत को देख सकते हैं, इस ज़मीन को देख सकते हैं, ज़मीन कितनी खूबसूरत है। यानी यू कैन गेट द फर्स्ट हैंड नॉलेज फ्रॉम द टूर। टूर से आप फर्स्ट हैंड पहले दर्जे का इल्म हासिल करते हैं और आपको अच्छा भी लगता है, आप अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। यही वजह है कि जो इंग्लिश लोग हैं वो हर साल अपना एक टूर प्लान करते हैं और टूर अच्छे दिनों में करते हैं। उनको पता है कि इन दिनों में कोई बिल्कुल ना बारिश होती है, ना धुंध होती है, ना कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरे ये कहने का मकसद ये है कि लास्ट टाइम वी हैव एक्सपीरियंस्ड द टू थिंग्स, जिन दोनों चीज़ों का हम तजर्बा कर चुके हैं। वी विजिटेड द लाहौर बट विजिटेड जस्ट अ जू, हमने सिर्फ एक जू को विजिट किया, लैक ऑफ टाइम, हमारे पास वक्त नहीं था। जस्ट नो इट वाज आवर ड्यूटी, हमारा फर्ज था टू गो बैक होम, घर चलें जी एज सुन एज पॉसिबल, जितनी मुमकिन हो सकता है जी घर पहुँचे। बट प्लान योर टूर्स, अपने टूर्स को प्लान करें, बट इन समर गर्मियों में करें, आप अप्रैल मई में करें, मौसम भी अच्छा होता है। तो इस तरह से इंसान की जो वो मुश्किल हालात या वो सारा साल वो काम करता है, उन काम को करने के बाद वो अगर ऐसे सेहत अफ़ज़ा मुकामात पर जाता भी है तो उन्हें अच्छा लगता है, वो अपने आप को थोड़ा मैनेज करते हैं, बेहतर बनाते हैं। पढ़ते हैं जी इसकी तरफ। व्हाट इज़ दिस लाइफ, क्या है ये ज़िंदगी, फुल ऑफ केयर, अगर गम की भरी है। वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक्त नहीं तो स्टैंड एंड स्टेयर, खड़ा होने का और गौर से देखने का। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोझ, शाखों के नीचे खड़ा होने का वक्त नहीं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ सारा दिन चारपाई वहाँ डाल के नहीं बैठ सकते, हमारे हज़ारों काम होते हैं, ये रह गया वो रह गया। तो एंड स्टेयर, और गौर से देखें, एज लॉन्ग एज शीप और का, जितने के भेड़ और गाय। अब देखें भेड़ जहाँ खड़ी है वो खड़ी रहेगी, गाँव वो क्या उसको कहते हैं, गाय जहाँ खड़ी है खड़ी, बफलो जहाँ खड़ी है खड़ी रहेगी। कई टाइम तक जो है वो वहाँ वो स्टे कर सकते हैं, लेकिन हम स्टे नहीं कर सकते। हम तो यार 5 मिनट वहाँ बैठे, आजकल तो जदीद ज़माना है, मोबाइल जेब में कॉल आ गई, कितने यार तू फलाना काम करना सी, या फलाना कौन सा यार काम करने हैं, सारी ज़िंदगी काम करते करते जा कब्रान पहने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। तो इसके बाद वो यानी भेड़ों बकरियों से बेहतर वो कहता है जी हमसे बेहतर है, उनके पास टाइम होता है। नो टाइम टू सी वैन वुड्स वी पास, कहता कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ जंगल 'ਚ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੀਏ, किस तरह ਉਹ ਨਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਖਰੋਟ ਪਕੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੁਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਖਰੋਟ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। एक गेम होती हाइड एंड सीक, उस तरह आँख मचोली नाल, और बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा होता है अगर आप देखें तो। एंड उसके बाद है जी कि वेयर स्कल्स हाइड देयर नट्स, जहाँ गलहरियाँ अपने अखरोट छुपाती हैं जी। तो विलियम डेविस का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। नो टाइम टू सी द ब्रॉड डे लाइट, दिन की फैली रोशनी में हमारे पास वक्त नहीं है। अब यहाँ हमारे यहाँ तो चारों पाँचों मौसम जो है बड़े इंजॉय किए जाते हैं, ख़िज़ां का है, बरसात का है, सर्दियों का है, गर्मियों का है, ये तमाम तर मौसम इंजॉय किए जाते हैं। तो यहाँ हम उनको एंजॉय नहीं कर पाते। सर्दियाँ हैं उसकी धूप अच्छी लगती है, गर्मियाँ उसकी छाँव अच्छी लगती है, तो बरसात है तो बादल अच्छे लगते हैं, और अगर बहार है तो खिले हुए फूल अच्छे लगते हैं, अगर ख़िज़ां है तो पतझड़ का मौसम है, उसका भी अपना नज़ारा है कि सब्ज़ रंग के पत्ते टर्न इनटू येलो वो हो जाते हैं, ख़िज़ां यानी कि वो येलो से हो जाते हैं, ज़र से हो जाते हैं, गिरते हैं। उन पत्तों के ऊपर चलना, फिर उनकी तस्वीर लेना, वो दरख्तों को आप देखेंगे कि बिल्कुल उजड़े हुए दरख्तों की तरह, लेकिन वो नज़ारा बड़ा अच्छा देते हैं। फिर नीचे गिरे होते पत्तों के ऊपर पाँव रखना, उन पत्तों से सरसराहट की आवाज़ आनी, फिर आगे चल, ये तमाम 3 नज़ारे मेरा ख्याल है कि हम लोग बिज़ी लोग नहीं ले सकते। बस बिज़ी लोग का ये पता है जी सुबह आना, ये काम करना, वो करना, ये करना, शाम होगी चलो बिस्तर बिछाओ जी सो जाओ। तो बिज़ी लोग ये नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट, स्टारों से भरी हुई वो नदियाँ हैं जैसे कि आसमानों पर। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज़ ग्लास, खूबसूरती की झलक पर देने के लिए वक़्त नहीं है। और देख डांस देयर फीट, उनके पाँव किस तरह से वो नाच सकते हैं। नो टाइम टू वेट, और वक़्त का इंतज़ार करना, यानी कि वक़्त है ही नहीं हमारे पास कि हम इंतज़ार कर सकें। हर माउथ उसका मुँह, यानी किसका, उस खूबसूरत लड़की का लगा लें जिसका मुँह कैन एंड रिच स्माइल उसकी मुस्कुराहट से भर सकता है। तो लास्ट पे वो यही कह रहा है कि पुअर लाइफ इज दिस फुल ऑफ केयर, ये ज़िंदगी जो आपको मिली हुई है, जो मुझे मिली हुई है, अगर भाई इसमें गम है तो फिर ये कोई ज़िंदगी नहीं।
क्योंकि वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, क्योंकि हमारे पास ना खड़ा होने का वक्त है ना उसको एंजॉय करने का वक्त है। प्रेसी, तलखीस निगारी, ये एक बहुत अहम टर्म है। इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात में से, बहुत बड़े पैराग्राफ में से अनवांटेड जो वर्ड्स हैं, अनवांटेड, गैर ज़रूरी, गैर अहम लाइनें, वर्ड्स वो निकाल दिए जाते हैं। अहम जिसके ऊपर डिस्कस की जाती है उनको ले लिया जाता है। दो चीज़ें, एक प्रेसी होती है, एक कॉम्प्रिहेंशन होती है। एक प्रेसी, एक कॉम्प्रिहेंशन, इनमें फ़र्क है। वालेकुम सलाम। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो आपने 9th क्लास में शायद आपको याद हो कि आपने इंग्लिश का एक पैराग्राफ जिसमें से सवालात के जवाब ढूंढ के लगाने होते हैं, उसमें देयर इज़ नो डिफ्रेंशिएट के वहाँ कोई फ़र्क नहीं है कि आप सवाल का जवाब उसको टिक करते हैं, वही वालेकुम वही लिख देते हैं नीचे हू बहू। ना तो आप वर्ड्स चेंज करते हैं, ना अपने लफ्ज़ों में उसको बनाते हैं, ना लिखते हैं। जैसे आपने उसको टिक किया वैसे ही उसको नीचे लिख दिया। ये कॉम्प्रीहेंशन है। ये क्या है? लेकिन प्रेसी इससे मुख्तलिफ है। प्रेसी के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद, फिर मैं तरीका समझाता हूँ आपको कैसे करना। पैराग्राफ आप पढ़ेंगे, पैराग्राफ के पढ़ने के बाद आप उसमें से उसका थीम निकालेंगे। जो अहम चीज़ें हैं वो अपने 1/3 के हिसाब से, अगर 150 वर्ड का पैराग्राफ है तो 50 वर्ड में आपने प्रेसी क्लियर करनी होती है। अपने तरीके से उसको अपने लफ्ज़ों में नीचे इलस्ट्रेट करना होता है। लेकिन प्रेसी समझाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी आपको प्रेसी में फ़ायदा देगी। एक आदमी सारा दिन उसने मजदूरी की, मेहनत की। जब वो शाम को लौट रहा था घर तो रास्ते में उसे एक बुजुर्ग मिला। बुजुर्ग ने कहा कि मुझे अल्लाह के नाम पे खाना खिलाओ। और तुम खाना खिलाओगे मैं आपको दुआ दूंगा। एक दुआ। कितनी? एक दुआ। अल्लाह पाक की ज़ात उस दुआ को कबूल करेगी। आपकी दुआ कबूल होगी, आपका काम हो जाएगा। उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात। उसके पास जितने 200-400 थे उसने खाने पे लगा दिए। बाबे को खाना खिलाया। बाबे ने पेट भर के सैर होके खाना खाया। खाना खाने के बाद बात बड़ी काबिले गौर है। उसने कहा कि बाबा जी खाना आपने खा लिया वादे के मुताबिक? उसने हाँ। बोलो किस चीज की दुआ करवानी है तुमने? बंदा सोच में पड़ गया। जिसने खाना खिलाया था वो सोच में पड़ गया। उसने वो फ्लैशबैक में गया। उसके घर में एक अंधी मां थी। उसने सोचा कि अगर अंधी मां की आंखें ले लूं, कहूं कि दुआ करो कि मेरी मां की आंखें वापस आ जाएं। मां को आंखें तो मिल जाएंगी, लेकिन मेरे ये फटे पुराने कपड़े देख के पहले तो चलो उसको नजर नहीं आते, मैं जिस तरह के कपड़े पहन लूं वो तड़प जाएगी, वो मर जाएगी, मेरी गुर्बत को देख के मर जाएगी। उसने कहा कि फिर नहीं, मां की आंखें नहीं लेती। घर में गुर्बत है, इससे दौलत मांग लेता हूं। तो अचानक से ख्याल आया कि इतनी ढेर सारी दौलत लेके मैं क्या करूंगा, मेरी तो औलाद भी नहीं है। दौलत आएगी, मैं कल को मर जाऊंगा, या मेरी बीवी, कितनी दौलत के दुश्मनी पैदा करना इतनी दौलत लेके, क्या फायदा इस दौलत का, क्योंकि मेरे तो बच्चे ही नहीं है। फिर उसने कहा कि नहीं, इस तरह करता हूं,
औलाद मांग लेता हूँ, मेरी औलाद नहीं है। जब उसने औलाद के लिए सोचा तो उसने कहा कि गुर्बत ने डेरे पहले घर में लगाए हुए हैं, जब बच्चे 2-4 आ गए तो मैं कहाँ से खिलाऊंगा, फिर तो मुझे दिन रात और भी काम करना पड़ेगा जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। बातें तीनों समझ में आती थी, एक भी मिस नहीं करना चाहता था, ना माँ की आंखें मिस करना चाहता था, ना गुर्बत को अमीरत में बदलना मिस करना चाहता था, और ना ही वो औलाद को मिस करना चाहता था। अब सियाना बंदा था, उसमें कलेक्टिव करना है। उसने प्रेसी की, उसने कहा कि बाबा जी दुआ मांगो, मेरी माँ, जरा गौर से इस बात को सुनना है, मेरी माँ अपने पोतरियां नूं सोने के बर्तन च खांदा आवेगी। वालेकुम सलाम। अब जरा अंदाजा लगाएं आप कि मेरी माँ की आंखें देखना आंखों से ताल्लुक रखता है, अपने पोतरियां नूं, अब ज़ाहिर है उसके बेटे वो उसकी माँ के पोते हुए ना, सोने के बर्तन है तो भाई एक सोने का बर्तन जो है वो काफ़ी महंगा बिकेगा आजकल, तो मेरे ख्याल है वैसे 1.25 लाख 1.5 लाख में चल रहे हैं। ये प्रेसी, उसने दुआ की, अल्लाह ताला ने उसको सब कुछ अता कर दिया। ये है प्रेसी। प्रेसी का पैराग्राफ जब आपके पास आता है, पैराग्राफ लोग लिखा है, कहते हैं 5 मरतबा उसको पढ़ना है, ये रवायती तौर पे मैं कह रहा हूँ 5 मरतबा उसको पढ़ना है, 5 मरतबा रीडिंग करनी है, मीनिंग उसके समझने है, उसका थीम समझना है क्या है। लेकिन प्रेसी का पैराग्राफ पढ़ना निहायत एक बोरियत का काम है, नहीं पढ़ा जाता। मैं ऑनियर बात कर रहा हूँ कि कोई बंदा भी उसको 5 मरतबा दिलचस्पी के साथ नहीं पढ़ सकता, कांट रीड इट। तजर्बात पर मबनी बात है ना, परेशानी हो जाती है, बोरियत हो जाती है, क्या इसका करना है। और यहाँ तक मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि अगर एक दफ़ा भी नहीं पढ़ते, छोड़ देने को 20 मार्क्स वो लेफ्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं, बर्डन नहीं लेते, यार इतने सवाल कर दिए पास हो जाना, छोड़ो इस बर्डन। बड़े बड़े हमारे माहिरीन भी जो हैं जब इसकी प्रेसी करते हैं पैराग्राफ की, तो वो दिल पे पत्थर रख के उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब आप कह रहे हैं कि पैराग्राफ नहीं पढ़ा जाता, तो फिर करेंगे कहाँ से ये प्रेसी, कैसे पैराग्राफ को पढ़ेंगे। आई हैव अ ट्रिक, मेरे पास एक चाल है। आप पेंसिल हाथ में पकड़ेंगे, पैराग्राफ के पहले वर्ड हरफ पे जाएंगे जी, फर्ज करें लिखा हुआ जी आई, उसका नीचे आप लिखे मानी मैं, या अगर आई का मीनिंग आता है आपको उसको छोड़ दें। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का मीनिंग आप देखें क्या है जी, मनाना। आगे फेस्टिवल, त्यौहार। कहने का मकसद है कि एक एक वर्ड का मीनिंग जज करना है कि मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है कि क्या सारे मीनिंग मुझे आते हैं। जी सर। दिलचस्पी बढ़ जाएगी। चैलेंज समझ के कबूल करें ना कि देखते हैं कि यार इसमें कितने वर्ड हैं जो मुझे नहीं आते। पहला काम, पहली दफ़ा आपने पहली लाइन को क्लियर किया, अब कंटिन्यूली आपने दूसरी लाइन पे नहीं जाना। पहली लाइन पे आपने जब क्लियर करनी है, उसके बाद आपने दूसरी लाइन पे जब जाना है तो रुको, अपने किसी दोस्त से बात कर लो। हाँ भाई सुना की हाल ने, यार मैं पहली लाइन देखी, पहली लाइन से तो भाई बिल्कुल ना एक मीनिंग नहीं मैंने आंदा, बाकी सारे आंदे। यानी आपने बीच में दूसरे को इंटरफेयर करवाया है। जी सर। आपकी तवज्जो बटी, हल्की सी बट गई, बोरियत ख़त्म हुई एक लाइन की, अब दूसरी लाइन पे आ जाए, उसके भी इसी तरह से वर्ड मीनिंग करें। तीसरी लाइन पे, चौथी लाइन, पांचवी, जो पैराग्राफ की जितनी लाइनें, फिर उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके मीनिंग आपको नहीं आएंगे। जी सर। ये नपी तुली बात है। अगर एक्सपर्ट आदमी भी है ना भाई, ये ज़बान कोई छोटी मोटी तो है नहीं,
उर्दू भी जो है, आप उर्दू समझते हैं ना, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आप उर्दू सुन रहे हैं, आपको भी समझ आ रही है, मैं बोल रहा हूँ, ये उर्दू भी नहीं है। जी उर्दू भी काफ़ी मुश्किल है। जी सर। बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि मैं आपको अपने दौलत खाने पे मदऊ करता हूँ, आप कदम रंजा फरमा कर हमारे दिल के गुंजा को ज़रा खिला दें। अब ये भी उर्दू ही है। जी सर। मुश्किल है, नहीं समझ में आती। हम जो बोलते हैं ये आम लैंग्वेज है। जी सर। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज भी जब वो पैराग्राफ देते हैं तो पैराग्राफ के अंदर वर्ड ज़रा इंटरनेशनल टाइप के होते हैं। अब क्या करें फिर जो नहीं आया, ऐसे वर्ड्स जो हमें नहीं आए उनका क्या करें? उन्हें हम कॉमन सेंस से लेते हैं। कॉमन सेंस हमारा क्या है? अब आप टेररिज्म पे बात कर रहे हैं, जी सर। दहशतगर्दी पे बात कर रहे हैं आप, जी सर। उसके ऊपर आपने मजमून लिखना है, या दहशतगर्दी के ऊपर जो है आपका वो आया है पैराग्राफ, जी। तो आप क्या करेंगे कि दहशतगर्दी एक ईवल है, बुराई है, गलत है। जी सर। तो अंदर जो लफ्ज़ आपका मीनिंग नहीं आएगा वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। जी सर। नहीं, मेरी बात समझ, नेगेटिव में आएगा। अगर आपकी किसी की मदद के ऊपर पैराग्राफ आया हुआ है, हेल्प के ऊपर, तो पैराग्राफ के अंदर ना आने वाला वर्ड पॉजिटिव होगा। बात समझ रहे हैं? ये कॉमन सेंस है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। फिर पहली दफ़ा जब आपने टोटल मीनिंग क्लियर किए, मीनिंग क्लियर करने के बाद आपने अगला काम जो आपने करना है, उसकी 4 मरतबा जस्ट रीडिंग ही करनी है। माइंड में अगर कोई थीम आता है तो आए, नहीं आता ना आए, बस रीडिंग करते जाएं। 5वीं बार जब आप रीडिंग करेंगे उसका थीम आप समझ चुके होंगे, मेन थीम क्या है। जी सर। अब यहाँ फिर एक मसला है कि जब आप पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, कर लिया, लेकिन उसके बाद भी यू कांट डिटेक्ट द थीम, देन व्हाट इज सॉल्यूशन? उसका हल क्या है? सवाल बनता है कि भाई नहीं आता समझ, सर जी आपने बता दिया, हमने कर लिया, पैराग्राफ पढ़ लिया, मीनिंग लिख लिए, सब कर लिया, ले अब बताओ नहीं आता जी, जी सर। हमें थीम का ही नहीं पता क्या है क्या नहीं, अब बताएं क्या करना। आई हैव आल्सो ट्रिक, यहाँ भी एक चाल है। जी सर। कौन सी चाल है? आप जो सवालात उसने नीचे दिए देने हैं ना, जी सर। उसने 2 तरह के देने, सवाल देने और फिर कहना है कि इसकी प्रेसी बनाए। वो जो सवाल दिए गए हों, अब यहाँ मैं एक बात कर दूं आपको, जी सर। प्रेसी का पैराग्राफ देने वाला प्रेसी का पैराग्राफ देते वक्त मुस्कुराता है, ये हमेशा की बात है। जी सर। अब कैसे मुस्कुराता है, क्यों मुस्कुराता है, ये भी एक सवाल है। जी सर। वो इसलिए मुस्कुराता है कि इन बच्चों को अब पता नहीं चलना कि इसका थीम क्या है, हालांकि मैं थीम सवालों के अंदर दे गया। जी। वो सवाल ही वो बनाएगा जो उसका थीम हो। जी सर। आपने नीचे से सवाल उठाने पढ़ दें जी सर। और उनको टिक कर लेना, पूरे पैराग्राफ के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे वो सवाल पड़े हुए होंगे। जी सर। वही चलने नहीं आता। 20 रुपए नहीं चल दे। एग्जामिनर जब भी आपको पैराग्राफ देगा, जी सर। नीचे क्वेश्चन देगा, आपने क्या करना है? उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, पहले जी। समझना है। जी। उसको आपने लगा लिया टिक, 5 पे टिक लग गई, 4 पे, 5 पे, जो भी है। उसके बाद आपने उनको पढ़ना है, उन लाइनों को, जी। और पूरा पैराग्राफ बना के अपने लफ्जों में लिख देना है। जी आपकी होगी प्रेसी। जी सर। सर जो वो क्वेश्चन नीचे दिए गए होंगे उनको जब पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में फिर उन क्वेश्चन के हवाले से जवाब देखेंगे उनके, और उनको कर देंगे इकट्ठा। जी सर। लेकिन हम इकट्ठा करने के इकट्ठा करने के बाद हम क्या करेंगे? जी सर। जी आप उससे क्वेश्चंस को उनको देख के आप उनको टिक करेंगे, फिर अपने हाँ टेंस वो यूज़ करना है जो आपके पैराग्राफ में यूज़ किया गया है। जी सर। टेंस में आपने चेंजिंग नहीं लानी। जी सर। अपने पल्ले से कोई बात आप नहीं लिख सकते, जी सर। और ना ही जो है उसमें से कुछ हदफ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते। जी सर। सर इसमें वो कहते हैं कि आई भी खुद नहीं, यानी कि अपनी ज़ाती राय जो है वो शामिल नहीं होती। जी सर।
तो उसके बाद एक और चीज़ इसकी अहम है, टाइटल। अगर वो पूछे या ना पूछे, पूछे या ना पूछे, आपने टाइटल मस्ट देना है। अब हमें टाइटल कहाँ मिलेगा? टाइटल हमें, कीप साइलेंट बेटा, टाइटल हमें जो है, टाइटल हमें या तो पहली लाइन में मिलेगा, या मिड में मिलेगा, या उसके एंड पे मिलेगा। इस पूरे लेक्चर का, इन बातों का आपको फ़ायदा तभी है जब हम एक पैराग्राफ को हल करेंगे, लेकिन हल हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे। जी सर। तो आपने टाइटल मस्त लिखना है, क्योंकि अगर वो पूछते हैं या नहीं पूछते, टाइटल का होना बेहद ज़रूरी है। टाइटल के बगैर आपका मुकम्मल तौर पे वो पैराग्राफ या प्रेसी वगैरह क्लियर नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने उन वर्ड्स को गिनना है। पैराग्राफ के जितने वर्ड्स हैं, टाइटल या स्टार्ट में मिलेगा, या मिड में मिलेगा, या एंड पे आपको मिलेगा। जी सर। टाइटल आपने मस्त लिखना है, फिर उस पैराग्राफ के वर्ड्स गिनने, और वर्ड्स के 1/3 करना है, वर्ड्स का 1/3 करना है। और लिखने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिर्फ टाइटल का हेडलाइन देनी है, टाइटल। जी सर। टाइटल लिखना है, पूछें या ना पूछें, डिपेंड ऑन यू, कि आपने इट इज़ योर ड्यूटी के लिखना है आपने। उसके बाद आपने लफ्ज़ लिखना है प्रेसी। तो प्रेसी जैसे मैंने आपको बताई, उसको टेक करें, टेक करने के बाद उसको बाहर निकालें, उर्दू में उसका तर्जमा करें, फिर उस उर्दू के तर्जमे को अपने लफ्ज़ों में इंग्लिश का तर्जमा कर दो। हू बहू वो लाइनें, हू बहू वो वर्ड आप नहीं, आप उसका मुतरादफ इस्तेमाल करेंगे, तभी जाके आपका वो एक अच्छा जो है वो प्रेसी साबित होगी या तैयार होगी। उसके बाद सर वो जो आपने क्वेश्चन के हवाले से बताया था, वो जो जब थीम को अंडरलाइन कर लेना है, उसके बाद वो ओवरऑल पैरे के साथ वो जो क्वेश्चन के उनको, फिर वो हमें जो अंडरलाइन हमने कर लेना है, जी, उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। कोई परेशानी नहीं होगी। जी सर। क्योंकि फिर बाकी पैराग्राफ हमारे लिए यूजलेस हो जाएगा। हमने सिर्फ उसी को डिस्कस करना है जो हमने अंडरलाइन किया है, क्योंकि मेन थीम इसमें डिस्कस किया जाता है। वो ज़्यादातर जो एग्जामिनर है सवाल इतने ही देता है जिसमें 50 जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं, और 50 में यानी कि 150 वर्ड का पैराग्राफ है तो 1/3 यानी उनका मुकम्मल हो जाता है। जी सर। इसके बाद सवालात की बारी आती है। जब आप सवाल हल करने लगते हैं तो सवालों के अंदर आप दिल खोल के 3-3, 4-4 लाइनें उनको दें, लेकिन सवालों के जवाब से बाहर नहीं निकलना। जो मेन है, जिस तरह उसका एक की सेंटेंस आप बनाएं, सवाल जो भी हो उसके जवाब में एक की सेंटेंस बनाना है आपने। मतलब कैसे जी, जैसे मैंने वो समझाया जी कि मिस्टर चिप्स के बारे में लगा लें आप कि उसका रियल नाम क्या था। आप सिर्फ यही कहेंगे द रियल नेम ऑफ मिस्टर चिप्स वाज मिस्टर चिपिंग, तो आगे आपने कहना है कि ही वाज अ टीचर इन ब्रोकफील्ड। जी सर। कि वो ब्रोकफील्ड में एक उस्ताद था। इसके ही लिव बिसाइड द रोड, वो सड़क के पास रहता था, किनारे रहता था। एंड ही वाज हिज डिसिप्लिन वाज नॉट अ गुड, यानी उसके साथ आपने 3-4 लाइनें वैसे लगा देनी है तो उसके मुतलका है, तो तब जाके आपका सवाल का जवाब पूरा होता है। यहाँ भी आपने एक की सेंटेंस रखना है। की सेंटेंस आप अपने पास रखें, की सेंटेंस आप दें उसको, उसके बाद आप उसको जो है वो आगे इलस्ट्रेट कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं। सर की सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा वही चीज़ कि अब देखें, मिस्टर वो पूछ रहे हैं कि मिस्टर चिप्स का असल नाम क्या था। जी सर। की सेंटेंस यानी इसका की सेंटेंस आंसर जो है चिपिंग। जी सर। यानी ये उसका ओरिजिनल है, उसका नाम चिपिंग था, ये की सेंटेंस आपके पास है। जी सर। हिज रियल नेम वाज मिस्टर चिपिंग। अब आगे क्या है, ये की सेंटेंस है आपके पास। जी सर। अब आप कहेंगे कि ही वाज अ टीचर इन ब्रोकफील्ड, हिज डिसिप्लिन वाज नॉट गुड, ही मैरिड कैथरीन। अब ये 3 जो आपने लाइनें लगाई हैं, ये की सेंटेंस को आपने ताकत दी है। जी सर। यानी जवाब आपका कहाँ खत्म हो गया, हिज रियल नेम वाज मिस्टर चिपिंग। अब 3 लाइनें साथ लगा दी, ये की सेंटेंस को ताकत देने के लिए हमने यूज़ किए ताकि हमारा सवाल बढ़ा जाए। इस तरह से आपने इसको बढ़ाना है, यानी सवालात को की सेंटेंस के साथ बढ़ाना है ये, और हो उस पैराग्राफ के रिलेटेड। ये भी ना हो कि की सेंटेंस आप पैराग्राफ से ले रहे हैं और पैराग्राफ से की सेंटेंस लेने के बाद आप भटक जाएं, कहीं और निकल जाएं, अपनी सजेशन दे दें, अपनी राय दे दें
या कोई और उठा के बात बीच में डाल दें, कोई निकाल दें, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इसमें बिल्कुल। अगर उन्होंने पूछे हुए एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसी चीज़ के, तो जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बीच में दिए गए वही आप डिस्कस करें। यू हैव टू डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर जो है वही आप डिस्कस करेंगे, इसके अलावा आप डिस्कस नहीं कर सकते। ये है इनका एक ख़ास जो है तरीक़ाकार। जी सर। और उसके बाद जब सवालात आप हल कर लेंगे, क्योंकि सवालात के नंबर होते हैं 2 3 1 2 3 इस तरह के होते हैं, लेकिन जब आप प्रेसी कर रहे होते हैं सबसे पहले एग्जामिनर की नज़र टाइटल पे जाएगी, टाइटल के बाद प्रेसी पे नज़र जाएगी। अगर प्रेसी क्योंकि 12-13 नंबर की होती है, अगर आप इससे पहले आप अपना मौक़िफ़ दे दें वो दूसरा 2-2 नंबर वाला, तो मौक़िफ़ तो वो एग्जामिनर ले चुका है, अब आपको प्रेसी के 12 नंबर में से 2 मिलेंगे। जी सर। पहला मौक़िफ़ जो आपने देना है एग्जामिनर को वो प्रेसी में से देना है। जी सर। यार देखिए ना, आपने मुझसे पूछा कि जी माही चौक जाने का पता बताएं। जी सर। मैंने माही चौक जाने का पता 12 नंबर का है। आगे सवाल आ गए कि माही चौक कैसे जाया जाता है, वहाँ क्या क्या मिलता है, वहाँ कितनी देर में चले जाते हैं हम। ये हो गए सेपरेट क्वेश्चन आपके हो गए। अगर मैं 3 सवालों के जवाब दूंगा तो मैंने तो आपको माही चौक तक पहुँचा दिया। जी सर। अब प्रेसी का क्या फ़ायदा मेरे पास जो 12 नंबर की है। जी। वहाँ तो चलो 2-2 नंबर भी आप ले गए। जी सर। कोई फ़ायदा नहीं आया। पहले सवालात को आप हाइड करें, सवालात नहीं लिखने। पहले आप उस प्रेसी बनाए उसकी कि माही चौक जाना है, फलां फलां काम होता है जी, इस तरह इतना टाइम लगता है, ये आपका क्लियर हो गया पैराग्राफ के अंदर से। अब आ गया सवाल जी माही चौक जाना है, वो आप पहले भी उसको दे चुके हैं, उसको पता है ये भी सवाल इसका ठीक है। जी सर। दूसरा सवाल है जी कितना टाइम लगेगा, वो पहले दे चुके हैं, उसका वो भी सवाल ठीक हो गया। यानी प्रेसी में से भी आप मार्क्स गेन करेंगे और आप इसमें से भी मार्क्स गेन करेंगे। ये एक अच्छा। अब ज़रा हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। आपने इसमें टाइटल डिटेक्ट करना है कि टाइटल कौन सा है, और इंशाल्लाह आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद फौरी पता चल जाएगा कि टाइटल इसका कौन सा है। जी सर। टॉल्स्टॉय वाज बोर्न इन 42 रूम पैलेस। टॉल्स्टॉय पैदा हुआ था 42 कमरों के महल में। जी। सराउंडेड बाय वेल्थ, इर्द गिर्द दौलत ही दौलत थी। येट इन द लास्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ, जिंदगी के आखिरी हिस्से में, ही गेव अवे, उसने तकसीम कर दिया, ऑल ऑफ हिज वेल्थ, अपनी तमाम दौलत को, एंड डाइड, और मर गया, विदाउट अ डॉलर, बगैर किसी पैसे के, इन अ स्मॉल रशियन स्टेशन, एक रूस के स्टेशन पर, सराउंडेड बाय पीसेंट, इर्द गिर्द किसान रहते थे। इन हिज यूथ, अपनी जवानी में, टॉल्स्टॉय लेड अ लाइफ लग्जरी, टॉल्स्टॉय ने ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारी। येट इन हिज लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में, ही ड्रेस, उसने कपड़े पहने, इन द रफ क्लॉथ, फटे पुराने, ऑफ पीसन, किसानों के, मेड इज ओन बेड, अपने बिस्तर को खुद बनाया यानी कि लगाया, स्वेप्ट द ओन रूम, कमरा खुद साफ किया, एंड एट अ वेरी सिंपल फूड, और सादा खुराक खाई। टॉल्स्टॉय इज मोर फेमस टुडे, टॉल्स्टॉय आज ज़्यादा मशहूर है, देन ऑल द किंग्स, तमाम बादशाहों से, ऑफ रशिया, रशिया के। ही रोट 2 ग्रेट नावल्स, 2 नावल लिखे उसने, नेमली जिनके नाम है वार एंड पीस, जंग और अमन, एंड एना कैरेनिना। ही प्रीच्ड, उसने तबलीग की, पीस एंड लव, मोहब्बत और अमन की, एंड द अबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी, और गुर्बत के खात्मे की। ही लव्ड एंड सर्व द पुअर, वो गरीबों की मदद किया करता था और उनसे मोहब्बत किया करता था। अब जैसे कि पैराग्राफ मैंने ख़त्म कर दिया। जी सर। अब आप डिटेक्ट करें कि क्या आ सकता है इसके अंदर। इसके अंदर सर उसने सबसे पहले तो अपनी जो है ना दौलत वक़फ़ कर दी। अब इस टाइटल इसका क्या बन सकता है? टाइटल सर इसका एहसास ही बनता है कि क्योंकि उसने गरीबों के लिए जो आप किया है। नहीं तो देखिए, पहले वो बंदा है टॉल्स्टॉय, वही टाइटल है आपका। काम तो उसने करना है ना, एहसास मंद या जो कुछ भी है वही है ना। मेन चीज़ क्या आपकी? जी, वो बंदा है। जी सर। एहसास करना है किसी का, किसी को कुछ देना है, लेना है, वो तो बंदे नहीं करना है ना। तो मेन चीज़ क्या है? मेन कैरेक्टर वो बंदा है। तो यहाँ टॉल्स्टॉय अ ग्रेट नावलिस्ट, या किंग ऑफ रशिया एंड ग्रेट नावलिस्ट। जामे होता है टाइटल, छोटा टाइटल नहीं, सिर्फ टॉल्स्टॉय लिख देना एक अच्छा टाइटल नहीं होता। टाइटल इस तरह होता है कि टॉल्स्टॉय द किंग एंड नावलिस्ट ऑफ रशिया, रशिया का बादशाह और नावल निगार। इस तरह आपने
यानी टाइटल देखे ना, उसने शुरू में ही ला के टाइटल दे दिया। चले मैं एक दो लाइनें और पढ़ता हूँ किसी और पैराग्राफ की, लेकिन टोटल तो आज मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ आज आपको ये पता चलेगा कि इसमें टाइटल किस तरह से आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखना मैं दो ड्रामा करना नहीं, मैं से रोटी खाना कसा को माहौल जा रहते भी कोनी अब एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, आपने डिटेक्ट करना है कि इस पैराग्राफ के अंदर टाइटल आपको कहाँ से मिलेगा। जी सर। जी सर। पैराग्राफ है जी एक ग्रेट, लेकिन इसमें आपने यू विल डिटेक्ट द टाइटल, गेम ही होगी ना ये। जी सर। क्या आप यहाँ से टाइटल डिटेक्ट करेंगे? गेम तो वैसे इंशाल्लाह और भी एक खेलेंगे कि एक दफ़ा हमने पहले भी स्टार्ट किया था कि 5-6 सवाल पूछे जाते हैं एक शख्सियत के बारे में। तो आपने उन सवालों की मदद से जो है ना उस शख्सियत को ढूंढना होता है कि आप फलां शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करें जी कि शख्सियत जो है मतलब ज़िंदा है या नहीं है जी, फिर जवाब देगा जी ज़िंदा नहीं है। जी सर। फिर कहेंगे जी कि नवंबर के महीने में उसकी पैदाइश हुई, तो ज़्यादातर हमारे दिमाग में 9 नवंबर आएगा, अल्लामा इकबाल का आएगा। यानी इस तरह की गेम है, लेकिन हम वो स्टार्ट करेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा नॉलेज भी मिल जाता है वहाँ से। जी सर बिल्कुल। लेकिन इसमें जनरल नॉलेज हो तो फिर बंदा काम कर जाता है और हाजिर दिमाग। जी सर। ए ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट। सहरा का अरब का बड़ा हिस्सा सहरा है। हियर देयर इज नथिंग, यहाँ वहाँ कुछ नहीं, बट सैंड, लेकिन रेत है, एंड रॉक और चट्टाने। द सैंड इज सो हॉट, रेत बहुत ज़्यादा गर्म है, दैट यू कैन नॉट वॉक ओवर इट, इसके ऊपर आप नहीं चल सकते। इट विल इट, इसके ऊपर विद योर बेयर फीट, अपने नंगे पाँव से, इन डे टाइम, दिन के वक़्त। हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, इन द डेजर्ट, सहरा में, आर स्प्रिंग्स ऑफ वाटर, पानी के चश्मे, दैट कम फ्रॉम डीप डाउन, जो गहराई से आते हैं जी। दीज स्प्रिंग्स आर फ्यू एंड फार, ये चश्मे दूर दराज के इलाकों में होते हैं। बट बेयर एवर, जहाँ कहीं, देयर इज़ वन, एक हो जाता है। ग्रीन ग्रास वेरी सून कवर्स द ग्राउंड, सबज घास वो ढांप लेती है उसे, ऑल राउंड इट, इसके गिर्द हो जाती है। सून जल्दी, फिग ट्रीज, इंजीर के दरख्त, एंड पाम ट्रीज, और इंजीर के जो दरख्त हैं जी, ग्रो टाल, वो खजूर के दरख्त लंबे हो जाते हैं, एंड ग्रेसफुल, और पुरवकार हो जाते हैं। मेकिंग का कूल, ठंडी जगह बनाते हैं। ग्रीन शेडी प्लेस अराउंड द स्प्रिंग, उस कुएं, उस चश्मे के इर्द गिर्द। ये मैंने पैराग्राफ पढ़ा है, छोटा सा पैराग्राफ, अभी कुछ रहता भी है। जी सर। लेकिन इसमें डिटेक्ट करें कि कौन सा टाइटल होना चाहिए। सर अरब। हाँ जी, अरब इज़ अ डेजर्ट एरिया, अरब इज़ अ डेजर्टेड एरिया, यानी कि अरब डायरेक्टली तौर पे आप नहीं कह सकते क्योंकि अरब में तो दूसरे इलाके भी शामिल हैं, लेकिन अरब इज़ डेजर्टेड एरिया, अरब द डेजर्टेड एरिया, क्योंकि आगे वो सहरा की बात कर रहा है। अरब का नाम शो हो रहा है, उसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। अरब में सब चीज़ें नहीं, वो सिर्फ सहरा की बात कर रहा है, यही इसको नॉमिनेट करना है, ये नहीं करना। अगर अरब का नाम लेंगे तो अरब में तो कुएं भी आ जाते हैं, तेल के आ जाते हैं जी, ग्रीनरी भी आ जाती है, प्लान भी आ जाता है। लेकिन आपने, क्योंकि वो जोर किस पे दे रहा है, ए ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट। जी सर। यहाँ आपको पता चलेगा कि पहली लाइन के अंदर कि जो अरब की सरजमीन है वो डेजर्ट के हिसाब से वो चल रही है, यानी उसको डेजर्ट का नाम दिया गया, सहरा का नाम दिया गया। इसी तरह से और अगर एक टाइटल में और देता हूँ आपको, लास्ट वन, सिर्फ जल्दी में। द विलेज कैनाल इज अ ग्रेट ब्लेसिंग स्पेशली इन समर। गर्मियों में जो गांव की नहर होती है ना, वो बड़ी बाबरकत या नेमत होती है। हाउ नेक्स्टली, कितने इस्तराबी के साथ, बेचैनी के साथ, यानी ईगरली, शौक के साथ, विलेज folk, गांव के लोग, लुक फॉरवर्ड, उसका बेचैनी के साथ इंतज़ार करते हैं जी। द डे, दिन के वक़्त, व्हेन द वाटर अराइव, जब पानी आता है, वाटर जाए, कितनी खुशी होती है। इट इज़ फॉर ऑल, सब के लिए, स्पेशली ख़ास तौर पर द फार्मर, किसानों के लिए। अब यहाँ देखें कौन सा टाइटल बनेगा। विलेज कैनाल, विलेज कैनाल, क्योंकि मेन फोकस उसके ऊपर ले रहा है, विलेज कैनाल के ऊपर। आपको टाइटल मिलेगा या तो पहली लाइन में मिलेगा, या मिड में मिलेगा, या एंड में मिलेगा। जी सर। टाइटल मस्ट होता है, और टाइटल आपने लिखना भी ज़रूर है। विद आउट टाइटल आप कुछ भी नहीं कर सकते। टाइटल लिखे बगैर आप चाहें प्रेसी लिख के आ जाएँ, अच्छी से अच्छी लिख के आ जाएँ, आपका तासर इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। और टाइटल आपका, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने डिटेक्ट, यानी कि सिर्फ ये नहीं लिखना कि कैनाल, नहीं, इसका मुरत्तबपूर्ण या एक ज़बरदस्त किस्म का टाइटल जो होता है वो जामे टाइटल लिखना होता है। कैन द विलेज कैनाल इज़ अ ब्लेसिंग,
जी सर। ग्रेट ब्लेसिंग, ग्रेट को छोड़ दे ब्लेसिंग लिख लें आप, जिस तरह से अरब डेजर्टेड के बारे में बात की है। तो इसी तरह आपने जामे लिखना है, किसी के फ़ायदे हैं तो एडवांटेज ऑफ डैश, एडवांटेज ऑफ या डिसएडवांटेज ऑफ डैश, इस तरह से आपका टाइटल जो है वो मुकम्मल हो जाता